हेलो गाइस, आज का डे 2 है और हम आज बात करने वाले हैं ईसीजी से शुरू करेंगे और आगे की टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है सनी कुमार और आपने लास्ट वीडियो में हार्ट के बारे में और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। चलिए आगे का टॉपिक शुरू करते हैं। तो अब हम करने वाले हैं ईसीजी या फिर इसको हम ईकेजी भी बोलते हैं। तो ईसीजी की फुल फॉर्म जो होती है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम उसे बोलते हैं। और ये क्या होती है? इट इज़ ऑफ प्रोड्यूसिंग एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ए रिकॉर्डिंग ऑफ हार्ट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। फाउंडर जो है इसका वो विलियम इथेनबॉर्न है। He devised a string galvanometer to record small potential accurately, and he provided a simplified analysis of ECG that is still used today. तो इलेक्ट्रोड जो प्लेसमेंट किया जाता है वो 10 जगह पर प्लेस किया जाता है। और जो ईसीजी में इलेक्ट्रोड्स आते हैं वो 12 आते हैं। तो ईसीजी लीड्स को क्या होती है, एक तरीके की विंडो होती है जो कि हार्ट को देखने के लिए होती है। तो इसके अंदर तीन टाइप की लीड्स का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले लिम्ब लीड, जिसे हम बाइपोलर लीड बोलते हैं, या फिर स्टैंडर्ड लीड भी हम इसी को बोलते हैं। तो फिर ये क्या होते हैं? ये रिलेशन बिटवीन टू एक्सेस, जैसे कि लीड 1, 2 और 3। और फिर होती है ऑगमेंटेड लीड्स, जो कि मेज़र करती है इलेक्ट्रिकल फोर्स इन फ्रंट प्लेस। और ये होती है AVR, AVF और AVL। चेस्ट लीड जो होती है वो यूनिपोलर होती है और एंटीरियर लीड बोला जाता है इनको। तो ये मेज़र करके इलेक्ट्रिकल फोर्स इन लॉन्गिट्यूडनल प्लेस। तो ये रहती है V1, V2, V3, V4, V5 और V6। अब ईसीजी को करने के लिए ईसीजी जेली इस्तेमाल की जाती है, या फिर कार्डियक जेली, या फिर सोडियम क्लोराइड NaCl भी यूज़ किया जा सकता है। ये क्या होते हैं? ये सब क्रीम जेलीस इसलिए इस्तेमाल की जाती है ताकि रेसिस्टेंस जो है वो कम हो सके स्किन और इलेक्ट्रोड के बीच में। ईसीजी प्लेसमेंट बोले तो जो राइट आर्म पर जो है वाइट कलर का लीड प्लेस किया जाता है, वहीं लेफ़्ट आर्म पर ब्लैक कलर का, और राइट लेग पर ग्रीन कलर का, जिसे न्यूट्रल भी बोलते हैं, और लेफ़्ट लेग पर रेड कलर का कोड इस्तेमाल किया जाता है। और फिर लीड 1, 2 और 3 जो रहती है वो एथिवोन ट्रायंगल होती है। ये क्या हो, एथिवोन ट्रायंगल का मतलब होता है कि एक इमेजिनरी फॉर्मेशन ऑफ 3 लिम्ब लीड्स ट्रायंगल फॉर्म करती है, यूज्ड इन ईसीजी। तो V1, V2 नहीं, लीड 1, 2, 3 और AVF, AVL और AVR। V1 जो लीड प्लेसमेंट होता है वो राइट साइड ऑफ स्टर्नम होता है एट 4th इंटरकोस्टल स्पेस। और
जो V2 लीड जो प्लेस किया जाता है वो लेफ्ट साइड ऑफ स्टर्नम एट फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, और V3 जो किया जाता है वो V2 एंड V4 के बीच में प्लेस किया जाता है। और V4 लीड जो होती है वो लेफ्ट साइड ऑफ स्टर्नम एट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एट मिड क्लेविकुलर लाइन। तो 1/5 और फिर V5 जो लीड होती है वो इन लेफ्ट साइड ऑफ स्टर्नम एट एंटीरियर एक्सिलरी लाइन फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में किया जाता है। और V6 जो होता है स्टर्नम लेफ्ट साइड ऑफ स्टर्नम एट मिड एक्सिलरी लाइन फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे इसको प्लेस किया जाता है। अब आते हैं ग्राफ पेपर के बारे में। तो उसके अंदर ईच स्मॉल स्क्वायर जो रहता है वो 0.04 सेकेंड का होता है ड्यूरेशन में, और एक लार्ज बॉक्स जो रहता है वो 0.20 सेकेंड का रहता है। और अगर डायमीटर में देखा जाए तो ईच स्मॉल बॉक्स 1 mm का होता है, वहीं ईच लार्ज बॉक्स जो रहता है वो 5 mm का रहता है। तो ECG की स्पीड जो रहती है वो 25 mm/सेकेंड रहती है, वहीं 50 mm की जो स्पीड होती है रेयरली होती है। इफ़ हार्ट रेट अगर हाई जा रहे हैं तो स्पीड 50 mm/सेकेंड पहुंच जाती है। तो नॉर्मल ECG के बारे में जानते ही हैं, PQRST वेव आती है। तो P वेव जो रहती है वो एट्रियल डीपोलराइजेशन में काम करती है। डीपोलराइजेशन बोले तो कॉन्ट्रैक्शन। और ड्यूरेशन रहता है इसका 0.12 से 0.12 सेकेंड, बोले तो 3 स्मॉल बॉक्स फ्रॉम बिगनिंग ऑफ P वेव, जहाँ से P वेव शुरू हुई है, एट द एंड ऑफ P वेव, जहाँ पे P वेव एंड हो गई है वहाँ तक की ये वेव होती है। एबनॉर्मेलिटी अगर देखी जाए, नॉट एब्जॉर्ब इन एट्रियल फ्लट्यूर के अंदर ये ऑब्जर्व नहीं कर पाते, जो उसमें हार्ट रेट 250 से ज़्यादा हो जाते हैं। और एब्सेंट होती है ये एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर, उसके अंदर भी हार्ट रेट 250 से 350 तक रहते हैं। फिर आते हैं PR इंटरवल पर। PR इंटरवल इंडिकेट करता है इम्पल्स जनरेशन ड्यूरेशन ऑफ एट्रिया। ड्यूरेशन जो रहता है इसका 3 से 5 स्मॉल बॉक्सेस होता है। और मेजर फ्रॉम ऑनसेट ऑफ P वेव, जहाँ से P वेव शुरू हुआ है, और जहाँ से QRS कॉम्प्लेक्स स्टार्ट होता है वहाँ तक ये होती है। और उसके बाद में एबनॉर्मेलिटी अगर देखी जाए तो इसके अंदर अगर ये 5 बॉक्सेस से ज़्यादा अगर आते हैं इसमें, तो ये इंडिकेट करता है फर्स्ट डिग्री AV ब्लॉक को। और अगर कांस्टेंट है तो फिर वाइड है और कांस्टेंट आ रहा है तो ये थर्ड डिग्री AV ब्लॉक को इंडिकेट करेगा। ये PR इंटरवल वाइड होता है हाइपोकैलेमिया के अंदर, हाइपर मैग्नीसीमिया के अंदर और एंडोकार्डियाटिस के अंदर। फिर आते हैं हम QRS कॉम्प्लेक्स। तो QRS कॉम्प्लेक्स क्या इंडिकेट करता है? ये वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन बोले तो वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन को बताता है। ड्यूरेशन रहता है इसका 1 से 2.5 स्मॉल बॉक्सेस, और मेज़र किया जाता है इसको फ्रॉम द एंड ऑफ PR इंटरवल, जहाँ पे PR इंटरवल एंड होता है वहाँ से टू द एंड ऑफ S वेव, जहाँ पे S वेव ख़त्म होती है।
एबनॉर्मेलिटी देखी जाए तो वाइड जो होता है ये वीटी में होता है, वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया में वाइड हो जाता है, और हाइपर कैलिमिया के अंदर वाइड होता है, और हाइपर मैग्नीशियमिया के अंदर भी ये वाइड ही देखा जाता है। तो एसटी सेगमेंट के बारे में बोले तो एसटी सेगमेंट रीपोलराइजेशन, रिलैक्सेशन एंड डीपोलराइजेशन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल, ये दोनों बताता है। इसके अंदर दो स्मॉल बॉक्सेस आते हैं और 0.08 सेकेंड का समय लेता है ये, और एबनॉर्मेलिटी में शॉर्ट अगर एसटी सेगमेंट है तो ये हाइपर कैल्सीमिया को शो करता है, और अगर प्रोलोंग है तो ये हाइपोकैल्सीमिया को शो करेगा। एलिवेटेड है तो मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन को शो करेगा, वहीं अगर डिप्रेस है तो एंजाइना पेक्टोरिस को शो करेगा। तो उसके बाद आती है फिर जे पॉइंट इन ईसीजी। तो जे पॉइंट इज़ अ जंक्शन बिटवीन टर्मिनेशन ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड बिगिनिंग ऑफ एसटी सेगमेंट। जे जंक्शन जो होता है पॉइंट मार्क्स एंड ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। जे पॉइंट एलिवेशन जो होता है उसे ओसबोर्न वेव बोलते हैं, कैमल हम्प भी बोलते हैं। इंडिकेट करता है ये हाइपोथर्मिया में या फिर हाइपर कैल्सीमिया के अंदर, या फिर अर्ली डीपोलराइजेशन एंड ब्रूगाडा सिंड्रोम के अंदर भी जे वेव देखी जाती है। टी वेव इंडिकेट करता है वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन को। ड्यूरेशन रहता है इसका 2 से 3 स्मॉल बॉक्सेस। एबनॉर्मेलिटी रहती है, टोल देखा जाता है हाइपर कैलिमिया, हाइपर मैग्नीशियमिया के अंदर। इन्वर्टेड देखा जाता है हाइपोकैलिमिया के अंदर। और क्यूटी इंटरवल क्या शो करता है, ये टोटल ड्यूरेशन ऑफ वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। इसके अंदर आते हैं 8 से 10 स्मॉल बॉक्सेस। और फिर आते हैं, हम पढ़ते हैं नोट के बारे में। तो वैलिडिटी ऑफ ईसीजी अगर चेक करनी हो तो एवीआर वेव के अंदर एक्सपेक्टेड फाइंड मिरर इमेज नॉर्मल वेव फॉर्म। मिरर इमेज के अंदर ये नॉर्मल ईसीजी फॉर्म होगी। वहीं इन्वर्टेड पी इन एवीआर लीड प्लेसमेंट इज नॉर्मल। तो इफ अपराइट पी लीड प्लेस इज रिवर्स और पेशेंट है डेक्स्ट्रोकार्डिया। होल्टर मॉनिटर। तो होल्टर मॉनिटर क्या होता है, ये एक तरीके का एम्बुलेटरी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होती है, जैसे कि हमने ईसीजी में बात किया। इसके अंदर पेशेंट को लेटे रहना होता है कुछ समय के लिए, पर इसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट ईसीजी मशीन को एक तरीके से पहन के रखता है और कंटिन्यू उसके हार्ट की रीडिंग चलती रहती है और मेमोरी के रूप में उस डिवाइस में सेव होती रहती है। तो इट इज़ ए नॉन इन्वेसिव टेस्ट रिकॉर्ड कंटिन्यूसली ओवर ए पीरियड ऑफ 24 आवर्स। 24 घंटों की रीडिंग उसमें ली जाती है टू आइडेंटिफाई डिसरिदमिया, इवैल्यूएट इफेक्टिवनेस ऑफ एंटी डिसरिदमिक और पेसमेकर थेरेपी। इसमें पेशेंट को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि अवॉइड करना है बाथिंग शावर बिकॉज विल इंटरफेयर्स द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी रिकॉर्डिंग द डिवाइस।
तो लीड प्लेसमेंट में RA जो होता है वो राइट आर्म में प्लेस किया जाता है। LL जो होता है वो लेफ्ट RA जो होता है वो राइट एट्रियम में राइट आर्म में प्लेस किया जाता है। RL जो होता है वो लेफ्ट साइड में 7th इंटरकोस्टल स्पेस में प्लेस किया जाता है। और RA जो होता है वो 2 इंच बिलो द क्लेविकल बोन ऑफ राइट साइड। और LL जो होता है वो लेफ्ट साइड ऑफ स्टर्नम एट 7th इंटरकोस्टल स्पेस पर प्लेस किया जाता है। और LA जो होता है वो 2 इंच बिलो द लेफ्ट मिड क्लेविकुलर बोन के नीचे प्लेस किया जाता है। और RL जो होता है वो राइट साइड ऑफ स्टर्नम एट 7th इंटरकोस्टल स्पेस पर प्लेस किया जाता है। V1 जो होता है वो राइट साइड ऑफ द हार्ट ऑफ स्टर्नम एट 4th इंटरकोस्टल स्पेस पर प्लेस किया जाता है। तो हम ECG के ज़रिए जो है हार्ट रेट भी चेक कर सकते हैं। उसके लिए हमें 1500 से डिवाइड करना होगा नंबर ऑफ R वेव इन द ECG। फिर उसके बाद में आते हैं नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्सेस बिटवीन 2 R वेव। 2 R वेव के अंदर कितने स्मॉल बॉक्सेस आ रहे हैं उनको 1500 को उससे भाग देना है, तब पेशेंट का हार्ट रेट आ जाएगा। अब बैरो रिसेप्टर या फिर प्रेस रिसेप्टर क्या होते हैं? ये एक तरीके से लोकेटेड होते हैं इन द वॉल ऑफ एरोटिक आर्च ऑफ कैरोटिड साइनस। इंक्रीज इन द एट्रियल प्रेशर स्टिमुलेट द बैरो रिसेप्टर एंड हार्ट रेट। एट्रियल प्रेशर decrease in the atrial pressure reduce the stimulation of baroreceptor and vasoconstriction occur, as does an increase in heart rate. साइनस ब्रेडिकार्डिया। साइनस ब्रेडिकार्डिया का मतलब होता है कि हार्ट रेट इज़ लेस देन 60 बीट्स पर मिनट। और इसके कोज जो होते हैं वो हाइपोथायरॉयडिज्म, इंक्रीज ICP या फिर इंफीरियर वॉल MI। कॉमनेस्ट पैथोलॉजिकल कोज होता है ये इंफीरियर वॉल MI या फिर कार्डियक साइनस मसाज या फिर वाल्सेल्वा मैनुअल या फिर हाइपोथर्मिया हुआ हो। ट्रीटमेंट के तौर पर ड्रग ऑफ चॉइस रहती है एट्रोपिन सल्फेट, जो कि एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होती है। वर्क एज प्यूपिल डायलेटरी फंक्शन एक्शन, इंक्रीज हार्ट रेट एंड इम्प्रूव एट्रियोवेंट्रिकुलर कंडक्शन बाय ब्लॉकिंग पैरासिम्पथेटिक impulses on heart. Pacemaker therapy may be required. Pacemaker therapy used to treat the bradycardia may powered by lithium battery for 10 years or nuclear power for 20 or more years. अब आते हैं precaution used. Generally safe to go through airport or other security detectors. Avoid MRI machine or other large magnetic field. Avoid diathermy. Turn off large motors such as car or boats when working on them. Holter monitor is used to detect the effectiveness of pacemaker. The pacemaker patient should take anticoagulant drug lifelong. साइनस टेकिकार्डिया का मतलब होता है व्हेन पेशेंट के हार्ट रेट जो है वो 100 से अबाव रहते हैं तो उसे टेकिकार्डिया बोल देते हैं।
और फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के चलते ऐसा हो सकता है। एक्सरसाइज, फीवर, फियर, पेन, एंजाइटी, इन सब से भी हो सकता है। एंजाइना पेक्टोरिस से भी हो सकता है। हाइपोटेंशन, हाइपोवोलेमिया, हाइपोक्सिया, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरथायरॉयडिज्म, अनीमिया, हार्ट फेलियर, ये सब भी इसके कोज हो सकते हैं। और ट्रीटमेंट के तौर पर इट इज़ बेस्ड ऑन अंडरस्टैंड कोज, जो भी कोज होगा उसके बेस पर ही ट्रीटमेंट किया जाएगा। बंडल ब्रांच ब्लॉक, it is a condition in which there is delay or blockage pathway that electrical impulse travel to make your heartbeat complete, or a partial electrical pathway inside the wall of heart। V1 और V6 के अंदर बेसिकली देखा जाता है V1 is close to the right ventricular and right atrium, V6 is close to the lateral wall of the left ventricle। राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक के अंदर V1 के अंदर M शेप आएगा, V6 के अंदर W शेप आएगा। लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक के अंदर V1 में W शेप आएगा और V6 में M शेप आएगा। एट्रियल फ्लैटूर के अंदर एट्रियल फ्लैटूर हार्ट upper chamber of atria beat too quickly, this cause heart to beat in the fast regular rhythm। मोस्ट कॉमन एबनॉर्मल हार्ट rhythm हार्ट रेट रहता है 250 to 350 बीट पर मिनट। और पी वेव इज नॉट ऑब्जर्वेबल, पी आर इंटरवल नॉट मेजरेबल। स्वाटूथ ECG देखी जाती है, इसमें सेफ फ्लैट्यूड वेव दैट ओरिजिनेट फ्रॉम ए सिंगल एक्टोपिक फोकस ऑन द राइट एट्रियम। पेशेंट विथ एट्रियल फ्लैट्यूर आर एट इंक्रीज रिस्क ऑफ स्ट्रोक बिकॉज ऑफ द रिस्क ऑफ थ्रोम्बस इज एट्रिया फ्रॉम द स्टेटस ऑफ ब्लड। ट्रीटमेंट होता है इसका टू स्लो द वेंट्रिकल रेस्पॉन्स बाय इंक्रीजिंग AV ब्लॉक। ड्रग होता है केमिकल कार्डियोवर्जन, एंटी डिसरिदमिक ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि एमाइड्रोम। इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन शॉक दिए जाते हैं थ्रू ए पैडल टू रेगुलेट योर हार्ट बीट। और फिर आते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन, टोटल डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ एट्रियल एक्टिविटी। वेंट्रिकल रिदम इज ग्रोसली इरेगुलर, हार्ट रेट मोर देन 350 पहुंच जाते हैं। एब्सेंट T वेव रहती है, इरेगुलर QRS कॉम्प्लेक्स रहता है। और AF पेशेंट इज आर ऑन रिस्क ऑफ स्ट्रोक। ट्रीटमेंट के लिए O2 सप्लाई देते हैं, एंटीकोगुलेंट देते हैं टू प्रिवेंट इबोलाई, और बीटा एड्रेनर्जिक इनहिबिटरी एजेंट देते हैं जैसे कि एटेनोलोल, मेटोप्रोलोल। और फिर इलेक्ट्रिकल शॉक देते हैं कार्डियोवर्जन। इट इज़ यूजुअली by sending electrical shock to your heart through electrodes placed on the chest। Synchronized cardioversion, it is utilized for the treatment of persistent unstable tachydyslipidemia in patient without loss of pulse। इसमें जो VF और एट्रियल फ्लैटूर के लिए दिया जाता है। और अनसिंक्रोनाइज्ड कार्डियोवर्जन इज इंडिकेटेड इन एनी पेशेंट विथ पल्सलेस VTVF। अनसिंक्रोनाइज्ड जो दिया जाता है वो पल्सलेस VTVF में दिया जाता है, वेयर एज सिंक्रोनाइज्ड जो
कार्डियो वर्जन होता है वो ए एफ या फिर ए टी एफ फ्लैट रूल या फिर ए टी एफ फिब्रिलेशन में सिंक्रोनाइज दिया जाता है। अब आप तो अब डिफिब्रिलेटर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये क्या होता है, डिफिब्रिलेटर का मतलब होता है स्टॉपिंग ऑफ फिब्रिलेशन ऑफ हार्ट बाय एडमिनिस्ट्रिंग ए कंट्रोल इलेक्ट्रिकल शॉक टू अलाउ रिस्टोरेशन ऑफ नॉर्मल रिदम, डिलीवर ए डोज ऑफ इलेक्ट्रिकल शॉक करंट टू द हार्ट। ये दो टाइप से होता है, एक मैनुअली एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर और दूसरा होता है मैनुअल इंटरनल डिफिब्रिलेटर। शॉक थ्रू द पैडल के थ्रू शॉक प्रोवाइड किया जाता है इसके अंदर और प्लेस्ड डायरेक्टली ऑन द हार्ट पर ही डायरेक्ट प्लेस किया जाता है। यूज टू ओपन द चेस्ट सो दे आर ओनली यूज ओपी रूम। ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर भी होता है एक, जिसे एईडी बोलते हैं। तो प्लेसमेंट होता है जो पैडल का प्लेसमेंट होता है, वन पैडल इज प्लेस्ड ऑन द थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस एट द राइट साइड ऑफ स्टर्नम और दूसरा पैडल प्लेस एट द फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एट लेफ्ट साइड ऑफ द स्टर्नम। और प्रेशर जो अप्लाई किया जाता है वो 25 lb पाउंड का किया जाता है इन ईच पैडल। टाइप ऑफ शॉक डिलीवरी जो होती है वो बाईफेजिक होती है, एक उसमें रहती है मोनोफेजिक भी रहती है। तो बाईफेजिक का मतलब होता है करंट ट्रेवल टू फेजेस और मोनोफेजिक के अंदर वेव फ्रॉम डिलीवर फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर इलेक्ट्रोड। तो यूजेस जो होते हैं इसके, ये वीटी और वीएफ में इस्तेमाल किया जाता है। रैपिड कंसेक्यूटिव शॉक्स डिलीवर किए जाते हैं विथ फर्स्ट एट एनर्जी ऑफ 200 जूल। इफ अनसक्सेसफुल शॉक इज रिपीटेड एट 200 to 300 joule, so soak will be 360 joule. The third soak before defect turn of the oxygen supply. तो ventricular tachycardia क्या होता है, a condition in which lower chamber of heart ventricles beat very quickly due to problem with heart electrical impulse. Condition may develop as complication of heart attack, congenital heart defect या फिर hypertrophy और dilated cardiomyopathy और myocarditis। हार्ट रेट रहता है उसके अंदर 140 से लेकर 180 तक वेंट्रिकल्स का। ईसीजी के अंदर चेंजेस देखे जाते हैं। तो वीटी के अंदर एब्सेंट पी वेव रहती है और वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रहता है लॉन्गर देन 3 स्मॉल बॉक्सेस। ट्रीटमेंट के तौर पर क्या करते हैं, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होता है एंटी डिसरिदमिक, जिसे एनाड्रोन बोलते हैं, जिसे कोड्रोन बोलते हैं, जो क्लास 3 एंटी डिसरिदमिक ड्रग होता है। वर्क प्राइमरली बाय ब्लॉकिंग द पोटेशियम रेक्टिफायर करंट दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर repolarization of the heart, may can cause the pulmonary fibrosis, photosensitivity, bluish skin discoloration, peripheral neuropathy, ट्रिमर, पुअर कोऑर्डिनेशन और एबनॉर्मल गेट एंड हाइपोथायरॉयडिज्म। फिर आते हैं एवी ब्लॉक, जिसे एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक भी बोलते हैं। इट इज़ ए टाइप ऑफ हार्ट ब्लॉक दैट अकर व्हेन द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ट्रेवल फ्रॉम एट्रिया और अपर चैम्बर ऑफ हार्ट टू द वेंट्रिकल और lower chamber of
हार्ट इज़ इम्पेयर्ड। टाइप रहते हैं इसमें फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक के अंदर occur when there is a delay but not disruption as electrical signal move between atrial and ventricle through AV node. Rest dangerous least dangerous type of AV block होता है। PR interval is more than 20 seconds. QRS complex is normal. Ratio of P and QRS is 1:1. फिर कोजेस रहते हैं इसके इंफीरियर वॉल एमआई और इस्कीमिया, हाइपोकैलेमिया, डिजॉक्सिन जो कि ब्लॉक करता है सोडियम पोटेशियम के चैनल को और विच डिक्रीज द एवी कंडक्शन। ट्रीटमेंट के तौर पर हम ड्रग ऑफ चॉइस रखते हैं इसमें एट्रोपिन इफ PR इंटरवल एक्सीड 0.26 सेकेंड तो सिंपैथेटिक ब्रेडिकार्डिया डेवलप। सेकेंड डिग्री AV ब्लॉक occur when electrical signal between atrial and ventricle is even more impaired than in a first degree AV block। तो एट्रियल रिदम इरेगुलर रहती है और वेंट्रिकुलर रिदम भी इरेगुलर होती है इसमें और एट्रियल रेट जो है एग्जिट कर जाते हैं वेंट्रिकुलर रेट से। और इसके फिर सब टाइप भी होते हैं जिसमें कि सेकंड डिग्री AV ब्लॉक टाइप फर्स्ट जिसको हम मोबिट्स 1 या फिर वेंकेलिच भी बोलते हैं। इसमें PR इंटरवल इज शॉर्टर आफ्टर ड्रॉप बीट। फिर कोज सीवियर कोरोनरी आर्टरी डिसीज या फिर एंटीरियर वॉल MI और एक्यूट मायोकार्डिटिस या फिर डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी की वजह से भी हो सकता है। फिर दूसरा जो कोज होता है वो सेकेंड डिग्री AV ब्लॉक टाइप 2 जिसे हम मोबिट्स टाइप 2 बोलते हैं और इसे हे भी बोलते हैं। डिजीज़ ऑफ डिस्टल कंडक्शन सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है हीस परकिंजी सिस्टम जो रहता है सडन ड्रॉप करता है QRS कॉम्प्लेक्स डेवलप विदाउट पीरियर PR इंटरवल। PR इंटरवल में कोई चेंज नहीं होता जस्ट सडन QRS कॉम्प्लेक्स ड्रॉप कर जाता है। इसका भी ड्रग ऑफ चॉइस एट्रोपिन ही है फॉर द सिंपैथेटिक ब्रेडिकार्डिया टेम्पररी और परमानेंट पेसमेकर फॉर द सिम्प्टोमेटिक ब्रेडिकार्डिया। डिसकंटिन्यू ऑफ द डिजॉक्सिन इफ एप्रोप्रिएट। थर्ड डिग्री AV ब्लॉक का मतलब होता है कंप्लीट हार्ट ब्लॉक और इसका कोई इलाज नहीं है। फिर आते हैं हम मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन पर जिसे हम एक्यूट MI बोलते हैं या फिर हार्ट अटैक भी बोल देते हैं। तो मोस्ट कॉमन टाइम जो रहता है हार्ट अटैक होने का वो 2 AM से 4 AM मतलब मॉर्निंग का टाइम होता है और हार्ट डे जो सेलिब्रेट किया जाता है वो 29 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है और 2024 के अंदर हार्ट डे का थीम था यूज़ हार्ट फॉर एक्शन। इन वर्ल्ड फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांटेशन जो किया था वो डॉक्टर क्रिस ने किया था, क्रिस बेनार्ड ऑन 3 दिसंबर इन 1967 इन ग्रुप शिमर हॉस्पिटल केप टाउन के अंदर। इन इंडिया डॉक्टर PK सेन इज डन फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांटेशन इन 1968 एट किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में किया था। डेफिनेशन इंटरप्शन ऑफ द ब्लड सप्लाई टू द पार्ट ऑफ हार्ट कॉजिंग हार्ट टू डाई, ये इसकी डेफिनेशन होती है। तो चेंजेस अकर आफ्टर MI
हार्ट अटैक हो जाने के बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो फर्स्ट 6 आवर्स के अंदर इन्फ्रैक्शन शुरू हो जाता है, एपियर ग्लो एंड स्वेलन हो जाता है। आफ्टर 24 to 48 आवर इन्फ्रैक्शन टर्न हो जाता है ग्रे के अंदर विथ येलो स्ट्रिक डेवलपिंग एज ए न्यूट्रोफिल इन्वेट टिश्यू एंड WBC इंक्रीज हो जाती है 20,000 से भी ज़्यादा। फिर बाय 8 से 12 दिन के अंदर ग्रैनुलेशन होता है और मैक्रोफेजेस प्रेजेंट हो जाते हैं। फिर 2 से 3 महीने बाद नेक्रोटिक एरिया डेवलप इनटू ए स्कार। कोजेस होते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, मोस्ट कॉमन कोज फॉर CAD। कोरोनरी आर्टरी एम्बोलिज्म जो होता है वो मोस्ट कॉमन कोज होता है MI के लिए। तो अनीमिया जो होता है डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ RBCs, और हाइपोक्सिया होता है सीवियर स्ट्रेस आता है हार्ट पर। और रिस्क फैक्टर रहता है मॉडिफाइएबल के अंदर आते हैं हाइपर लिपिडीमिया, स्मोकिंग, हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलिटस। इसको सीन डायबिटीज मेलिटस के अंदर साइलेंट MI देखा जाता है। ओबेसिटी या फिर स्ट्रेस भी इसका रिस्क फैक्टर मॉडिफाइएबल हो सकता है। और नॉन मॉडिफाइएबल में फैमिली हिस्ट्री, एज, जेंडर और मेनोपॉज हो सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में देखा जाए तो चेस्ट पेन इसमें मोस्ट कॉमन होता है। क्रशिंग सबस्टर्नल पेन होता है जो कि रेडिएट होता है जो बैक एंड लेफ्ट जो के अंदर, और unrelieved by the rest or antigen, and it is relieved only by opioids जिसे हम मॉर्फिन भी बोलते हैं। और लास्ट फॉर 30 मिनट और लॉन्गर, और कंटिन्यू पेन होता है। नोजिया और वोमिटिंग भी होती है इसमें। और डायफोरेसिस, डिस्पनिया या फिर डिसरिथमिया भी देखा जा सकता है। लोकेशन ऑफ MI, तो ऑब्स्ट्रक्शन जो होता है वो राइट कोरोनरी आर्टरी के अंदर होता है जो कि रिजल्ट करता है इंफीरियर वॉल MI। ऑब्स्ट्रक्शन इन द लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी के अंदर अगर ब्लॉकेज है तो वो पोस्टीरियर वॉल या फिर लैटरल वॉल MI को इंडिकेट करेगा। ऑब्स्ट्रक्शन अगर जो है लेफ्ट AD आर्टरी के अंदर होता है तो वो रिजल्ट करेगा एंटीरियर या फिर सेप्टल वॉल और बोथ MI के लिए। और एंटीरियर वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल मोस्ट कॉमन होता है साइड फॉर MI। डायग्नोसिस के लिए हम पहले हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन और ट्रोप चेक करेंगे। ट्रोपोनिन T यूजुअली रिपीटेड 2 or more टाइम ओवर नेक्स्ट 6 to 24 आवर्स। एंजाइम्स की स्टडी करेंगे। ट्रोपोनिन एक तरीके का प्रोटीन होता है जो रिलीज होता है व्हेन हार्ट मसल्स हैज़ बीन डैमेज्ड। ट्रोपोनिन I का जो नॉर्मल वैल्यू रहता है वो 0.06 नैनोग्राम पर ml से कम रहता है। वहीं ट्रोपोनिन T का जो नॉर्मल वैल्यू रहता है वो 0 से लेकर 0.02 नैनोग्राम पर ml रहता है। तो ये ट्रोपोनिन I इज़ हाईली एफिनिटी फॉर द मायोकार्डियल इंजरी, मोस्ट सेंसिटिव होता है। राइज इन अबाउट 0 to 3 आवर्स और पीक एट 14 to 18 आवर्स।
रिमेन एलिवेटेड फॉर 7 to 10 days। ट्रोपोनिन टी जो रहता है वो राइज होता है 3 से 5 घंटे के अंदर। रिमेन एलिवेटेड फॉर 10 to 14 days। तो सी पी के एम बी जो होता है क्रिएटिनिन काइनेस जो रहता है उसका नॉर्मल वैल्यू 20 से 174 मिली मिली इक्विवेलेंट पर लीटर रहता है। यूज टू डिटेक्ट द इन्फ्लेमेशन इन मसल्स और मसल डैमेज को इंडिकेट करता है। मोस्ट स्पेसिफिक एंजाइम होता है पीक ऑन 18 आवर आफ्टर ऑनसेट ऑफ चेस्ट पेन, return to normal at 48 to 72 hours। मायोग्लोबिन जो रहता है ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन रहता है फाउंड इन द कार्डियक एंड स्केलेटल मसल्स, जो कि इसका नॉर्मल वैल्यू फीमेल के अंदर 10 से 65 रहती है और मेल के अंदर 10 से 95 नैनोग्राम पर ml रहती है। फर्स्ट एलिवेटिंग एंजाइम फॉलोइंग एमआई यही होती है। राइज विदिन 2 hours आफ्टर सेल डेथ, डिक्लाइन इन लेवल आफ्टर 7 days। LDH भी चेक किया जाता है। LDH क्या होता है? लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस होता है, जो कि जिसका नॉर्मल लेवल रहता है वो 130 mg पर डेसीलीटर से कम रहता है। राइज होता है ये 24 आवर्स के अंदर MI और पीक रहता है ये 48 से 72 घंटे तक पीक पर ही रहता है और नॉर्मल पहुंच जाता है ये 7 से 14 डेज के अंदर। और WBC जो रहता है काउंट एलिवेट WBC 10,000 से 20,000 सेल mm/cube ऑन द सेकेंड डे फॉलोइंग MI। और डायग्नोसिस के अंदर हम क्या करते हैं, इसमें ECG करते हैं और ECG चेंजेस इन MI। तो पहले 3 घंटों के अंदर ST एलिवेशन देखने को मिलेगा, फिर T वेव इन्वर्जन भी मिल सकता है। Q वेव जो है वो परमानेंटली चेंज हो जाएगा। नॉर्मली Q वेव इंडिकेट दैट द नेट डायरेक्शन ऑफ अर्ली वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन QRS डेप्थ exit 1/3 of the R wave। ECG most common find out the damage location। अगर सेप्टल वॉल MI है तो फिर V1 और V2 में देखा जाएगा और एंटीरियर वॉल MI है तो V3 और V4 में चेंजेस आएंगे। लेटरल वॉल MI है तो V5 और V6 AVL और लीड 1 में आएगी चेंजेस। और इंफीरियर वॉल MI है तो लीड 2nd 3rd और AVF में आएगा। और पोस्टीरियर वॉल MI है तो ST डिप्रेस हो जाएगा। और वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया है तो लीड AVR में चेंजेस देखने को मिलेगी, जिसकी शॉर्ट ट्रिक होती है साली PV। एक्यूट MI टोल पीक वेव फर्स्ट साइन एक्यूट MI हाइपरकैलेमिया के में भी हो सकता है। और क्रोनिक MI के अंदर इन्वर्टेड टी वेव देखने को मिलता है और हाइपोकैलेमिया के कारण से भी ये हो सकता है। Hours to day after MI, ST and T wave will be returned to normal, but Q wave change remain permanently। जो Q wave जो रहती है वो परमानेंटली अनचेंज रहती है। फिर एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट भी किया जाता है जिसको TMT बोलते हैं, स्ट्रेस टेस्ट।
नॉन इन्वेसिव टेस्ट होता है, स्टडी टू हार्ट ड्यूरिंग द एक्टिविटी एंड डिटेक्ट द इवेलुएट द कोरोनरी आर्टरी डिजीज। फिर कार्डियक कैथेटराइजेशन एंजियोग्राफी टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इन आर्टरी। साइट क्या होती है, रेडियल आर्टरी, फीमोरल आर्टरी। पोस्ट कैथेटराइजेशन नर्सिंग केयर, इमोबाइल अफेक्ट द एक्सट्रीमिटी इन ए फ्लैट पोजिशन फॉर एट लीस्ट 4 to 6 hours, venous entry site and 6 to 8 hours for atrial entry site. Head is elevated not more than 30 degree, assess pulse below catheter site for the quality and symmetry। फिर आते हैं मैनेजमेंट पर, जिसे हम बोलते हैं एमरजेंसी मैनेजमेंट, जिसमें हम ओनम फॉलो करते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, एंटीजी, एस्पिरिन और मॉर्फिन। मेडिकल मैनेजमेंट में फर्स्ट प्रायोरिटी आती है O2 विथ नेसल कैनुला और बेड रेस्ट एंड गिव द सेमीफाउलर पोजिशन। फिर मॉर्फिन क्या होता है, मॉर्फिन एक तरीके का ओपियोइड एनाल्जेसिक होता है जो कि डिक्रीज करता है वीनस रिटर्न एंड इट में ऑल्सो स्टिमुलेट द लोकल हिस्टामिन mediated processes to reduce the myocardial oxygen demand। इनिशियल डोज जो रहती है वो 2 से 4 mg रहती है हर 6 घंटे के अंदर। इसका टी हाफ जो रहता है वो 2 से 4 घंटे का रहता है। एडमिनिस्टर IV इन 5 ml sterile water for injection and administer slowly over 4 to 5 minutes। Can cause the respiratory depression, priority concern, orthostatic hypertension and constipation। We withhold the medication if the respiratory rate is less than 12 beats per minute। If respiratory rate is less than 10 beats per minute, it indicates respiratory distress। Monitor for pupil change because pinpoint pupil less than 2 mm can indicate the morphine overdose। एंटीडोट होता है इसका नैलोक्सोन, जिसे हम बोलते हैं नार्केन। अब एंटीजी के बारे में और बाकी की मेडिकेशन के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। तो आज के टॉपिक को हम यहीं ख़त्म करते हैं, फिर कल इस टॉपिक पर आगे की बात करेंगे। थैंक यू सो मच।